चलो चलो, वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो तो पढ़ाना ही होगा, है नहीं ये। लेकिन अब उसके बाद में मैं आपको पढ़ा देखो क्लास छोटी सब एक क्लास के लिए पढ़ने आते हो वो तो सही नहीं। देखो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा टेंस। क्या पढ़ाऊंगा? 12 साल पढ़े अब तक नहीं हो गया याद नहीं होंगे। 12 साल पढ़े सर जी भूल जाते हैं बार-बार। हाँ टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल कहते हैं किसके लिए? समय है ना सर। टेंस 3 तरह के होते हैं। एक कौन सा? प्रेजेंट टेंस। मेरे साथ साड़ी बनाते रहना, कॉपी बना लो, लिखते रहना, नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि यकीन मानो। प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा हुआ है, लिखते रहो मेरे साथ। पास्ट टेंस बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा 1 महीने। पास्ट टेंस। आगे देखिए फ्यूचर टेंस। 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है का मतलब क्या होता है? कि चीजें प्रेजेंट में है, जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट होता है। पास्ट का मतलब होता है था, मतलब जो चीज बीत चुकी है, गुजर गई है। ये साड़ी बनानी है तुम्हें। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है यानी चीजें आगे आएंगी। फ्यूचर टेंस का मतलब है चीजें आगे आएंगी। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके सबके 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। तो 4 जगह में प्रेजेंट लिख देता हूँ, समझ रहे हो? 4 भाग होते हैं। एक बार बना लो मेरे साथ, मन लगा के। घर जाके भी बहुत ज्यादा काम बना लूंगा इतनी देर में, है ना? प्रेजेंट 4 पार्ट है, इसीलिए तो मैंने 4 जगह प्रेजेंट लिखा। 4 पार्ट है इसलिए 4 जगह मैंने प्रेजेंट लिख दिया। अच्छा ठीक। पास्ट के भी तो 4 भाग होंगे, तो पास्ट को भी मैं 4 जगह लिख रहा हूँ। ऐसा होता ना, एक डायग्राम के जैसा बनाने से थोड़ा याद रह जाएगा, नहीं तो वो भूल जाओ। बना लेना, किसी पन्ने पे बना रहेगा। और अगर आपको हफ्ते में देरी हुई तब भी आप पढ़ाने के काम में आपको आया करेगा, है ना? जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो या मतलब आगे चल के वो तो काम नहीं आएगा। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, तो फ्यूचर भी मैं 4 जगह लिख दे रहा हूँ। बना लेना बड़ा सा, पूरी क्लास इसी पे चलेगी। इंक है नहीं क्या? अरे है तो। तुम्हारी बातें बता रही है कि यार अब कैसे झेलेंगे। आऊंगा तो रोज। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंग्लिश के साथ साथ अगर तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें पढ़ के जाऊंगा। और आधे घंटे की चीजें तुम झेल नहीं पाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, आधे घंटे की चीजें। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कौन सी बात है? बताओ तुम्हारा क्या होगा? फिर भी पढ़ना नहीं चाह रहे हो, बताओ पहले। यकीन मानो 3-4 एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है वो कई बार मुझे फोन कर चुका है, 3000 रुपये महीने देने के लिए तैयार है अकेले की। मेरा सब पढ़ा दो। मैंने उससे कहा यार सिंगल को मैं नहीं पढ़ाता,
अब बताओ तुम निःशुल्क क्लास में पढ़ना नहीं चाहते हो बताओ यार। तो तुम क्या करोगे? भारत सरकार लोगों के लिए सर इनका कहना है हाँ बेटा क्या करेंगे? बड़ा अच्छा लगा ये देख के। वही तो नहीं अच्छा ही लगा। नहीं सर इंटर याद आ गई इंटर हाई स्कूल। मुझे ये बताया था कि बच्चे वहाँ इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब ऐसा की क्लास है और वहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, है ना? लेकिन हाँ ये बात अगर तुम्हारे अंदर अगर ये चीज़ रही कि 1.5 घंटे के बाद कि सर अब पढ़ो तो मैं पढ़ा के जाऊँगा, और यकीन मानो एक दिन तुम पहले दिन से ही कहोगे कि आज तक ऐसा चीज़ किसी ने नहीं पढ़ाया। हो सकता हो तो वो आज आप ही आज ही मैं कर सकता हूँ। हाँ आज ही कर सकता हूँ। लेकिन बेटा देखो ये तो ये SSC का है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये जरूरी है। लेकिन ये इसमें से मैं आपके अंदर रुचि ले आऊँगा। रुचि कैसे लाऊंगा? जब आपको क्वेश्चन करने लगोगे आप तो आपके अंदर रुचि आ जाएगी। SSC का ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें बगैर अंग्रेजी से तुम नौकरी मिल जाओ? खाली टाइम इंग्लिश ना पढ़ के तुम अपना खाली टाइम खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें बता कैसे? तुम्हें अगर रीजनिंग आती है तो वो तुम्हें अकेले नहीं हर बच्चे को आती है। अगर जैसे तुमने सवाल में एक सवाल कर भी लिया कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर तुमने ये सवाल सॉल्व कर भी लिया तो क्या तुम नौकरी मिल जाओगे? बताओ क्यों नहीं लगोगे? क्योंकि जो सवाल तुमने ये वाला तुमने कर लिया वो दूसरा भी कर लेगा। अब कंपटीशन का मतलब क्या है कि 1 लाख स्टूडेंट बैठेगा एग्जाम में, 500 वैकेंसी होगी जिसमें और नहीं कर पाएंगे, उसमें तुम कर लोगे तभी तो नौकरी है नहीं। तो उसमें से अगर SSC की तैयारी करते हो, टीचर भी आगे चल के बनोगे। टीचर की बहुत सारी भर्तियां आई हैं, उसमें भी उन्होंने तब भी अंग्रेजी तो आई। किसमें नहीं आती है? रेलवे में नहीं आती, UPSI में नहीं आती है, UP कांस्टेबल में नहीं आती है, इनमें नहीं आती। होमगार्ड के लिए तो मैं GS अगर अकेले पढ़ा दूंगा तो पन्ने में लिख के जाऊंगा कि अगर जितना पढ़ा दिया उतना याद कर लिया तो नौकरी। मैंने केवल बच्चों के खातिर पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ाने के लिए कि बच्चों को किस तरह से पेपर बनाए जाए, किस तरह से उनको पढ़ाया जाए। 601 रुपए की मैंने किताब ऑनलाइन करी केवल पढ़ाने के लिए। ये देखो मैंने 24 तारीख को ऑनलाइन करी, इसमें 470 क्वेश्चन है, 470 ये केवल पढ़ाने के लिए, ताकि मैं पूरा पेपर फंसा पाऊँ। ये समझ लो। उसके लिए तो मैं बेटा वो छोड़ नहीं सकता, वो तो पहले पढ़ा के उसके बाद में मैं पढ़ा। तो सर आप 2.5 घंटे लेंगे तो 2.5 घंटे क्यों, 2 घंटे लगेंगे। लेकिन इतना बताया तुम आधे घंटे पढ़ने के लिए ये 1.5 घंटा पढ़ के जाओगे, मुझे लेना पड़ेगा। जी सर पढ़ाइए। और उसके अगर आप रुके यार तो उसका आपको आज ही रिजल्ट आ जाएगा, आज ही आपको डिसाइड करके जाओ। जी सर वो बात है। लेकिन सही बात इंग्लिश की अगर तुम मन लगाओगे तो मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा स्कूल में। ये सर 3 साल से मन लगाया, मन ही नहीं लगा। पिछली बार आप हाई स्कूल में पढ़ाते हैं ना, नहीं मन लगा तो आप मुझे लगाओ ना। इंटर हाई स्कूल तो पढ़ रहे, 10 कर ली नहीं पढ़े, अभी तक 3 साल हो गए। याद है सभी? नहीं याद है, तभी तो कह रहे हैं लेके चल रही तो अब मैंने 10 साल है। याद रखना होंगे ये फिर कल क्लास में आप देखो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस हैं। जी सर 3 हैं। और तीनों के कितने कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसीलिए मैंने एक डायग्राम के तरह बना लिया, तीनों जगह 4 भाग बना लिए। भाई प्रेजेंट का होगा तो पहले प्रेजेंट तो आएगा ना, तो पास्ट का होगा तो पास्ट आएगा, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर आएगा। जी सर 3 शब्द आपको और याद रखने हैं। देखो मैं बताऊं कौन कौन से 3 शब्द और याद रखने हैं।
वो यहाँ पे बना रहा हूँ, वही सब में भरे जाएंगे और कोई चौथा वर्ड नहीं आएगा। एक इंडेफिनिट क्या आएगा? हाँ इंडेफिनिट, एक कंटीन्यूअस और एक कौन सा? ये तीन वर्ड और याद रखना। तीन वर्ड कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। बात समझ में आई? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। इतनी भी नहीं समझ में आई तो फिर पढ़ना नहीं चाहिए, है नहीं है? पढ़ना चाहिए। बताओ आपको तीन वर्ड अगर याद नहीं हुए हैं तो पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए सर जी। नहीं पढ़ना जी सर। खाली टाइम खराब कर रही हो अपना भी मेरा भी। सर जी 10th के टॉपर है क्या? अरे नहीं कौन? वाह क्या अच्छी बात। देखो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। देखो अब बेटा देखो, टॉपर वाले की आवाज, बैठने का ढंग, पढ़ने का ढंग सब अलग अलग है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरी सुनो, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तुम फोन चला रहे हो। सुनो मेरी बात, क्योंकि बीच में मेरे जो सर हैं जो ऐसा ही है जिनकी कोचिंग है, वो तुरंत कहते हैं कि निकलो यहाँ से सीधे दोबारा क्लास में मत आना। मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ ये सत्ता है। आप बातें कह रहे हैं, हम लोग अगर कह भी रहे हैं ना तो यहाँ पे बच्चे दांत दिखाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं है, तुमने वो बात कही, तुम फोन नहीं चलाना चाहिए है नहीं। देखो ये प्राइवेट कोचिंग नहीं है, तुम्हारा दबाव नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। और अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं कोशिश करके बच्चों को रोकूं और तुम जा सकती हो अगर नहीं मानते। देखो प्रेजेंट 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 और पास्ट 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 और पास्ट तीन वर्ड है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। अब तीनों इसमें में मिला दो, ठीक है बेटा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा मिला दो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई? तो पहला प्रेजेंट का कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर से इसी में मिला दो, ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसमें भी मिला दो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आ गई? एक छात्र हो तो टेंस याद होने चाहिए, और याद हो गए तो आपको अपने आप में अच्छा लगेगा घर जाके कि हम आज कुछ सीख के आए हैं। तीन हो गए ना, मैंने केवल प्रेजेंट प्रेजेंट सब में लिखा, पास्ट पास्ट लिखा, फ्यूचर फ्यूचर लिखा और तीन वर्ड बोल दिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस और। बताओ बात समझ में आई? अब लास्ट वाला बच गया ना, मैंने तीन वर्ड इसलिए लिखवाए थे क्योंकि जो लास्ट वाले में है वो दो वर्ड वही जो है नीचे से जाना, ऊपर से आप ऊपर से लिख के लाए ना, अब तीन हो गए, नीचे बचा, अब वर्ड कम पड़ गए तो अब नीचे से शुरू हो जाओ रिवर्स में, इस तरह से, है ना, इस तरह से शुरू हो जाओ, यानी परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये सी है, कंटीन्यूअस। बात समझ में आई? ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बताओ बात समझ में आ गई? आप ये 12 टेंस बनाना सीख जाओगे, है ना? कैसे सीखोगे? सब में प्रेजेंट प्रेजेंट लगा लोगे, फिर तीन वर्ड लगा लोगे, कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, है ना? एक बार आप घर पे भी बनाओगे तो पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट वाला बच जाएगा, तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस एक में ही मिला दिए। अब आप कहोगे 12 आपके सामने लिखे हुए हैं, अब हम इनके कुछ रूल्स लिखेंगे कैसे करके पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 12 है, हम ऐसे कहाँ तक याद कर पाएंगे? तो मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ, हिंदी में भी आपको समझ लेना चाहिए कि हिंदी का ये वाक्य है तो ये उस टेंस का होगा, तभी आप इंग्लिश में माइंड में ले आओगे। कैसे? अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि चुका था किसकी पहचान है, मैं ऐसे पूछ लिया मैंने अंदाज से, तो आपको पता नहीं है, सुनो आपको पता नहीं है, तो आप ये दिमाग में इतना लगा लेना कि आपने कहा सर चुका था, तो सर ने ये बताया था कि लास्ट में था अगर आ रहा है तो प्रेजेंट के चारों में का नहीं, और फ्यूचर के जो 4 है उनका भी नहीं होगा, तो पास्ट का होगा। मतलब 12 ऑप्शन में से अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 4। इतना याद रहेगा, ठीक है, बाकी तो याद हो ही जाएगा। अच्छा, अब मैं शुरुआत करता हूं किस तरह से आपको पहचान बनाऊं। प्रेजेंट में जितने भी हिंदी के सेंटेंस आएंगे उनके लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा? पास्ट के जितने आएंगे उसके लास्ट में क्या आएगा? और फ्यूचर आएंगे उसके लास्ट में क्या आएगा? गा होगा। तो हाँ, एक बार पूछ रहा हूँ, जैसे होगा लास्ट में क्या आएगा? गा। तो अब प्रेजेंट वाला ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिनके लास्ट में क्या ना आए? बताओ, ये बात समझ में आई? अब तुम कह रहे हो, एक तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर है के अलावा है भी तो आ सकता है, हो भी तो आ सकता है, हूं भी तो आ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक ही जाति के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, एक ही श्रेणी के लोग हैं। मैं सारी चीजों को नहीं लिख सकता, केवल मैंने एक लिख दिया, आप इसी से रिलेट कर जाना कि है, ठीक है? ऐसे ही मैंने था लिखा है, तो आप ये कहोगे कि सर था के अलावा थे भी तो आ सकता है, थी भी तो आ सकता है, थी भी तो आ सकता है। तो था मैं लिख दिया, बाकी उसकी श्रेणी में आप वो समझ जाना। ऐसे ही मैंने गा लिख दिया, तो गा आ सकता है, गिया आ सकता है, गे आ सकता है ना? बात वही है, इतनी बात। तो पास्ट वाले अच्छा जितने हैं जो, तो उनके लास्ट में क्या आएगा बताओ? था आएगा। देखो, इस तरह से आपको 12 सेंटेंस एक बार में याद हो जाएंगे, और फ्यूचर में लास्ट में कितना क्या आएगा? सब में गा आएगा। कोई बात नहीं, आपको कैसे बनाओ? एक बात और आप माइंड में ध्यान रखना, चाहे कहीं लिख लो, एक पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट कहीं ऐसी जगह लिखो, इसको बचा के कहीं अलग लिखो। जो मैं बना रहा हूं ना, वो पॉइंट दूसरी जगह कहीं भी लिखो। कंटिन्यूअस, एक बात, कंटिन्यूअस वाले टेंसों में रहा आता है। क्या आता है? टेंसों के अंत में रहा आता है। पहले आप इतना याद करो, तभी फिर बाद में मैं रहा को ही ले लूंगा। वहीं से आपके 8 की पहचान हो गई आपको। रहा याद करने से 8 की पहचान हो गई आपको। देखिए अभी क्या लिखा मैंने? कंटिन्यूअस वाले टेंसों के अंत में क्या आएगा? रहा आता है। क्या आता है? ठीक है, अब देख लो, इसमें किसमें कंटिन्यूअस आता है? इसमें आता है, तो इसमें रहा लगा। बताओ, बात समझ में आई? इसमें आता, इसमें है कंटिन्यूअस, इसमें रहा लगा। इसमें भी तो है कंटिन्यूअस, इसमें रहा लगा। इसमें है कंटिन्यूअस, इसमें रहा लगा। इसमें है कंटिन्यूअस, इसमें रहा लगा दो, और इसमें है कंटिन्यूअस, इसमें रहा लगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात। अब तो मुझे बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी में क्या होगी? रहा। अच्छा, पहले बचपन में पढ़ते थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना, तो आप रहा है एक समझो, बाकी तो सब बना ही लोगे, है ना? एक ही लिखवा रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा है। दोनों की सेम है। दोनों की कैसी है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सेम है।
और क्या गलत थोड़ी ना पढ़ा दूंगा मैं, रहा है दोनों की है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहागा, तो ऐसे ना कर लो, रहा होगा कि खाली रहा से बन नहीं रहा जी सर। तो रहा होगा कर लिया ना, जी सर। इसकी भी रहा होगा। रहागा बन, वैसे रहा होगा भी हो सकता है और रहेगा भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। चलो आप बताओ, आप मुझे, आपने केवल दो बातें याद करी, कौन कौन सी, कि प्रेजेंट में सबके लास्ट में है आएगा, पास्ट के सबके लास्ट में और फ्यूचर के सबके लास्ट में होगा। उसके बाद एक बात और याद करी थी कि जितने भी कंटिन्यूअस हैं उसमें क्या आएगा, तो 8 टेंसों की पहचान नहीं हो गई ना। अब आपके दिमाग में एक बात ये है कि सर वो दो सेंटेंसों की पहचान, दो टेंसों की पहचान एक ही जैसी होगी नहीं होगी? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात, दोनों की पहचान एक ही जैसी हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और प्रेजेंट दोनों की हो गई पहचान एक जैसी। अच्छा ये बताओ मुझे, तो सर कुछ तो थोड़ी बहुत तो पहचान बतानी पड़ेगी ना। जैसे मैंने कह दिया दैट माने पे और मैंने कह दिया ही माने पे, है ना। तो छोटा सा बच्चा जागरूक होता है, जब 2-3 क्लास में पढ़ता है, पहली बार ही और दैट पढ़ता है, तो वो कहता है सर जी दोनों के लिए वह कहाँ पे ही लगाएं, कहाँ पे दैट लगाएं। तो हम कहते हैं कि प्रोनाउन जब हो, कोई सजीव चीज हो तो ही लगा देना, और जब कोई निर्जीव चीज हो तो दैट लगा देना, तो उसके मन में वो आता है। तो आपके मन में एक चीज ये आनी चाहिए कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान और पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान दोनों की एक ऐसी है, हमें कोई पहचान बता दो इसकी जिससे हम कभी कंफ्यूज ना हो। तो मैं ये कहूंगा पहचान मैं इसमें बना दूं या इसमें बना दूं, दोनों में से एक में पहचान बना दूं किसी में। भाई जब दोनों चीजें एक जैसी हैं, बारात हुई गांव में, तुम्हारे घर का भी कोई गद्दा मांग के ले गए या चारपाई मांग के ले गए, दोनों चारपाई जैसी हैं, वो बदल नहीं जाएगी। तो व्यक्ति पहचान नहीं बना देते हैं, वहां ले जाते हो ना, लड़के तो जानते हैं, लड़के तो ले जाते होंगे, मतलब जो आटा पिसवाने हैं या धान पिसवाने हैं, तो कट्टा बदल ना जाए उस पर नाम लिखवा देते हैं, अपने पिताजी का नाम लिखवा देते हैं, मैक्सिमम पिताजी का ही लिखवाते हैं, और बाद में तो धीरे धीरे अपनी जान पहचान हो जाती है तो अपना लिखवाने लगते हैं। तो इसमें ऐसे ही करके आप ये कहो कि सर इन दोनों में कोई पहचान बता दो, तो मैं कहता हूँ ना कि ये दो वर्ड है प्रेजेंट और, तो इसमें दो वर्ड ही पहचान है, दो वर्ड की क्या है, इसमें 3 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? तो जो भी कुछ पहचान बनाओ इसी में बनाओ, इसी में बनाओ। तो मैं इसमें एक पहचान बना दे रहा हूं कि रहा है प्लस समय, क्या है, प्लस समय। तो जिसमें रहा है दिया हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जिसमें रहा है के साथ समय दिया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें रहा है वो प्रेजेंट का दूसरा, और जिसमें समय भी रहा के साथ दिया हुआ हो वो प्रेजेंट का चौथा। अब बताओ बात समझ में आई? तो ऐसे ही इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था प्लस समय। बताओ बात समझ में आई? उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा होगा है। तो इसी में मैं क्या कर देता हूँ, प्लस समय। बताओ बात समझ में आ गई? अब क्या 4 टेंसों की पहचान, तुम्हारा 8 टेंसों की पहचान आपके सामने नहीं है? जी सर, 8 टेंसों की है। देखो एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब का कोई सिस्टम नहीं है, बड़े आसानी से याद कर लेना है कि सब में लगाना है फर्स्ट, सब में क्या लगाना है फर्स्ट। थर्ड किस में लगाए, थर्ड लगाना थर्ड वर्ड, थर्ड लगाना बाकी सब में फर्स्ट, थर्ड लगाना थर्ड वर्ड, बाकी सब में फर्स्ट। अब थर्ड लगाना थर्ड वर्ड किस में लगाओगे? यही तो है, यही तो है, यही तो है नहीं है?
हाँ, तो इसमें लगा दो। मतलब वर्ब याद करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम होगा? मन में एक शंका ये होगी कि सर फिर सेकंड कहाँ पे लगाओगे? मैं कहूँगा सेकंड कहीं मत लगाना। एक सेंटेंस है वो भी उसमें केवल अफर्मेटिव अफर्मेटिव, बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसमें सब में फर्स्ट लगती है। एक सेंटेंस ऐसा है केवल एक 12, इनमें सब में 4-4 तरह के, इनमें भी 4-4 तरह के सेंटेंस पाओगे। कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 तरह के पढ़ोगे। तो मैं कहूँगा 4 तरह में से केवल 4-4 शब्दों को 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौक 64 और 64 में से केवल एक सेंटेंस जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वो तो किसी ना किसी टाइम बता ही याद कर ही लोगे, एक में तो लगने हैं। तो इतना याद रखो, सब में कौन सी वर्ब की फर्स्ट, कौन सी फॉर्म? तीसरी किस में लगाओगे? थर्ड वाले में थर्ड। तो वर्ब का कुछ है ही नहीं सिस्टम, वर्ब तो आसानी से लगा लो। मैं इसमें कहूँ कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? इसमें कौन सी लगाओगे? इसमें कौन सी लगाओगे? इसमें कौन सी लगाओगे? आसान है ना? अब खेल क्या है भाई? देखो, तुम्हें एक टेंस में 3 चीजें याद करनी होती है। मैं बता रहा हूँ क्या है। एक तो हिंदी में पहचान। क्यों हिंदी में पहचान? वो आपकी जब मैंने है और रहा से 8 की याद करा दी, 8 की याद करा दी। एक आपको याद करनी है क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या याद करनी है? और एक आपको क्या करनी है? वर्ब की फर्स्ट लगेगी, वर्ब की सेकंड लगेगी, या फिर वर्ब की थर्ड लगेगी। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है, सब में फर्स्ट लगाओ, सब में फर्स्ट लगाओ, थर्ड वाले में थर्ड लगाओ, दूसरी किसी में नहीं लगती, एक में लगती है, वो किसी टाइम बता दूंगा, बताऊंगा आज। तो ये बात समझ में आ गई? अभी तक सब बात समझ में आ रही है? पहले मैंने 3 जगह प्रेजेंट लिखा, पास्ट लिखा, फ्यूचर लिखा। 3 टेंस होते ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैंने उसके 4-4 भाग कर लिए। तो 4 जगह मैंने प्रेजेंट लिख दिया, 4 जगह पास्ट लिख दिया, 4 जगह परफेक्ट लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया। फिर 3 बार ये जरूर थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और यही 3 मैंने सब में मिला दिए। जब लास्ट वाला कम पड़ गया तो मैं नीचे रिवर्स में 2 को लिख दिया, नीचे से ले गया परफेक्ट, कंटीन्यूअस। तो 3 चीजें याद करनी है। टेंस आपके सामने है, इंग्लिश हो जाएगी आसान। देखो, तो अब इसमें समझ दिया होगा। अब एक बार कंटीन्यूअस वाले में आप क्या लगाया करोगे? हिंदी में क्या लगाओगे? हिंदी में रहा। देखो, अगर आप आईएनजी वाली अभी बात छेड़ दी है, तो आईएनजी भी तुम बताओ, आईएनजी इसमें जोड़े करेंगे, इसमें जोड़ा करेंगे, इसमें जोड़ा करेंगे। कुछ भी जुड़ता है वो तो फर्स्ट में जुड़ता है, तभी तो मैंने कहा सब फर्स्ट लगाना, तो वो तो जुड़ जाएगी, उसकी कोई बात नहीं है। इतना तो हमें पता है ना कि आईएनजी रहा के साथ लगती है, वो कोई लिखने वाली बात नहीं है, खाली टाइम बढ़ जाएगा उसमें। अब एक लाइन और आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ। थर्ड वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और हिंदी में पहचान चुका होती है, और हिंदी में पहचान चुका होती है, हिंदी में पहचान चुका होती है, बस। देखो, अगर आपको किसी से जान पहचान शुरुआत में बढ़ानी होती है, तो आप शुरुआत करने के लिए पहले नाम पूछते थे, नाम के बाद फिर कहते यार अब फिर से नहीं आगे बात बढ़ रही है, क्या करें? तो फिर अगले दिन स्कूल में कह दी कहाँ रहते हो, गांव का नाम पूछ लिया, अब गांव का नाम पता लग गया। अब थोड़ी और बात बढ़ी तो नहीं आए, पिता का नाम तो जरूरी नहीं है कि कौन सी क्लास में हो, जिससे मतलब अगर पता तो लग जाए, मुलाकात तो हो जाए उस क्लास में दोबारा जाके, है नहीं है। और वहीं से नाम पहले दिन बताया था, पहले दिन का आज भी याद है, अपने क्लास का नाम बताया था अगले दिन वो भी याद है, अपने गांव का फिर नाम पूछ लिया उससे, धीरे धीरे करके बात पूछते गए, है नहीं। तो ऐसे ही मैं जो लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा चुका आएगा,
थर्ड वाले में थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई बात और आ जाए कि लिया भी तो आता है कहीं कहीं, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, है नहीं है। जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो अंदर की बातें भी याद हो जाएंगी। जी सर। है नहीं है। आप जब किसी से जान पहचान करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि 4 साल बाद कितनी गहरी जान पहचान हो गई। तो क्या वो पहले दिन कर लोगे? नहीं। पहले दिन ही अगर तुमने किसी से जान पहचान करनी चाहिए तो बात बिगड़ जाएगी। हर बात पहले दिन नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में जो जो बात आए कि सर ये चीज़ मिस हो रही है, तो ये मत सोचना कि वो चीज़ मिस हो रही है, मेरे माइंड में है, जी। कब बतानी है। तो सब में मतलब मैंने क्या बोला, थर्ड वाले में क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। और हिंदी में पहचान क्या होती है? तो लगाओ, यही तो है थर्ड वाला। जी सर। तो इसमें लगाओ चुका। चुका। और इसमें क्या है? चुका बन नहीं रहा है, चुका गा बन रहा है, तो चुकेगा लिख दूं? चुकेगा लिख सकता हूं या चुका होगा, बात तो एक ही है। वो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लेंगे बस जो हो। तो 8 गो हो गए, वो 6, 2 3 6 गो हो गए, और 6 और 3 9 अभी हो गए। अब तो 3 ही बचे, और वो कौन से वाले? सबसे ऊपर वाले। 2 पॉइंट में कितनी बातें खत्म हो गई? 9 टेबल। लास्ट वाला बचा। लास्ट वाला देखो, जब टीचर बदल जाता है, किसी पहले छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, आज कोई दूसरे साल आ रहा है पढ़ाने, कल कोई दूसरे हो रहा है। जो आता था वो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करता था और कहता था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। चला जाता था पढ़ा के, अगले दिन आया ही नहीं पढ़ा। अगले दिन दूसरा टीचर आया, वो भी कहता था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। 4-5 दिन पढ़ाए, 10 दिन पढ़ाए, अगले वाले लगा आगे नहीं सर जी टेंस पढ़ाओ, टेंस नहीं आते। प्रिंसिपल ने भी कह दिया बच्चों को कुछ नहीं आता, फिर से सुनाओ, फिर से शुरू करो सिलेबस। फिर वो आए प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है ती है। तो पहला वाला तो आपको याद ही करना है कि पहले वाले में क्या आता है? ता। ता है के बाद बदल लेना, ती है ता। तो इसमें भी क्या लगा दो? ता। तो इसका क्या हो गया? ता था। अब मैं कहता हूँ वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो हमारा अपमान हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप थोड़ा रुचि लाओ उस चीज में। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आप कहोगे आई हैड डन इट, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप अपने घर में कहीं एक पेड़ लगा के देखो, छोटा सा, सारे काम छोड़ के शाम को उसको देखने जाओगे, बड़ा नहीं बड़ा। मैंने इस बार एक बैंगन के 3-4 पेड़ लगाए, मैं कभी नहीं लगाया था। 3-4 बैंगन के पेड़ लगाए। मेरी एक छोटी सी नौकरी है गांव में जलनगर में, तो वहीं जगह पड़ी है, वहाँ लगा के आया मैं। लेकिन मानो पीलीभीत से जब भी कभी 1 महीने या 15 दिन के बाद जब मैं गाँव जाता हूँ तो सबसे पहले स्कूटी उठा के वहाँ जाता हूँ देखने कितने बढ़ी। पूरनपुर के मतलब पूरनपुर रोड है ना, बरेली के पीलीभीत की तरफ जाओगे तो इसी रोड पे ही है। जब देखा नहीं गजरोला से बाहर पास में ही गजरोला के पास, गजरोला नहीं देखा? देखा बिल्कुल पास में गजरोला ही पास। आदर्श इंटर कॉलेज का नाम सुना है? गुलशन वर्मा वाला फेमस था। हाँ, तो वही स्कूल के पास में। तो ये तो उसमें मतलब तो देखने जाते हैं उसको। अभी देख के आए ना, कहा इसमें फूल आ गए, बड़ा रुचि लगती है जो चीज़ अपने आप से करोगे। तो ऐसे ही तुम सीख जाओगे ना, बिना सीखी हुई चीज़ अच्छा लगेगा तुम्हें। और फिर आगे पढ़ा, किसी को पढ़ाओगे, किसी को पूछने लगोगे तो पूछने लगा, इंटर वाला आ गया इधर ज़्यादा डाइट बता देना, या दीदी डाइट बता देना। तुम्हें पता नहीं वो मन ही मन में क्या सोच के जाएगा कि BSc MSc कर ली, बताओ उनको क्या आता। तो ये बात समझ में आ गई? तो सब में चुका चुका मिला दिया, पहचान हो गई। तो इसकी ताहे हो गई, इसकी ताथा हो गई, है ना। फ्यूचर में केवल गा, फ्यूचर में केवल गा। अब सब भी हिंदी पहचान हो गई, बता लिया सर। अब हम लिखने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखने जा रहे हैं? लिखो। हेल्पिंग वर्ब की लाइन में लिखो, हेल्पिंग वर्ब की लाइन में लिखो
हेल्पिंग वर्ब वाली देखो, सब में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। पहला ऊपर वाला सब छोड़ दो, ऊपर वाले सब क्या छोड़ दोगे? देखो हेल्पिंग वर्ब से मैं आपको बताऊं, यहाँ से शुरुआत करूंगा तो याद नहीं होगा, पहले कम करो चीजें, लो यहाँ से कम कर रहा हूं। सब में हेल्पिंग वर्ब, जो एचबी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रहेगा कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये पढ़ाया होगा ना एचबी, उन्होंने भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखवाया होगा, एचबी ही लिखवाया होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो सबकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल साइड। फ्यूचर वाले जितने भी हैं उनमें क्या लग के आएगा? फ्यूचर वाले जितने भी होंगे उनमें क्या आएगा? सब में विल साइड। बताओ ये बात समझ में आई? सब में विल साइड। अगर किसी में गा है लगा हुआ, उसका तुमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो विल साइड आएगा ही नहीं आएगा? तो कितने आसान है। सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल साइड है सबकी। फ्यूचर वाली सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? बताओ बात समझ में आ गई? चार की तो चलो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब एक बार में याद होगी, चार की हेल्पिंग वर्ब एक बार में याद होगी विल साइड। सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल साइड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब विल साइड है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी विल साइड है, फ्यूचर परफेक्ट की भी विल साइड है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल साइड ही है। अब आप कहोगे सर सबकी अगर विल साइड होगी तो फिर मतलब कैसे सब में एक जैसी होगी? तो मैं ये कहता हूँ, मैं विल साइड सब में लगेगा वो बात अलग है, कुछ और लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर सबकी विल साइड कैसे हो सकती है। मैं कोई चीज़ लिखने मिटाऊंगा थोड़ी ना, ये है धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ाता जाऊंगा। देखो कैसे ऊपर से चलूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल साइड ही होगी। फ्यूचर कंटीन्यूअस की थोड़ी सी पहचान इसमें बढ़ा देता हूँ, इसमें विल बी हो जाएगी या फिर साइड। ये विल साइड क्यों लिखा है? विल साइड बटे में इसलिए लिखा है कि या तो विल लगेगी तो साइड नहीं लगेगा, साइड लगेगा तो विल लगेगा। वो कैसे पता है? ये अब तुम कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो एक वचन बहुवचन के हिसाब से लगती है। हाँ, एक वचन बहुवचन के हिसाब से लगती है, लेकिन फ्यूचर में एक वचन बहुवचन के हिसाब से नहीं लगती है। फ्यूचर में आई और वी के हिसाब से लगती है। क्या लगती है? आई वी के साथ साइड लगाना और बाकी सबके साथ, बाकी सब के साथ भी। बताओ बात समझ में आई? तो मैं ये चीज यहाँ नहीं लिखने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखना कि विल सबके साथ, और अगर सब्जेक्ट आई या बी आ जाए तो क्या लगाऊंगा? बस ठीक है। तो बढ़ाओ इसकी विल है साइड है, तो इसकी विल भी साइड भी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी विल है, क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी साइड है ना? अब तुम कहोगे सर चौथा तो हमने कभी बनवाया नहीं, चौथा तो हम बाद में तीसरे से ही बनाते थे, है ना? वो तो लास्ट में बना लेंगे। इसकी सबकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसकी सबकी हेल्पिंग वर्ब किसकी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कंटीन्यूअस वाले की हेल्पिंग वर्ब बना लेना है। कंटीन्यूअस वाले की हेल्पिंग वर्ब बनानी नहीं है, कंटीन्यूअस वाले की हेल्पिंग वर्ब नहीं बनानी है। उसकी जो लास्ट में लगा है वही उसकी अंग्रेजी होती है। जैसे लास्ट में है आ सकता है आ सकता है, हो आ सकता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तीन होती हैं। एक इज होती है, एक आर होती है, और एक इसमें था आता है। तो इसकी एक हेल्पिंग वर्ब या तो बाद होती है या फिर क्या होती है? ठीक है, है ना? अच्छा, चुका है हमारा तीसरा था, तीसरे इसमें थर्ड फॉर्म लगाई थी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैज। और तीसरे वाले की याद को वही मैंने एक लाइन लिखवाई होगी तुम्हारे लिए। क्या लिखवाई थी? हाँ, थर्ड वाले में करके थर्ड फॉर्म लगती है। हिंदी में पहचान चुका होती है, और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है। लिखो उसी में आगे पॉइंट बनाना। और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, और हेल्पिंग हाँ हैज है। किसमें? थर्ड वाले में हैज हैव होती है। हैज हैव होती है। अब देखो इसकी हैज हैव है, इसकी हैज हैव है। हैज हैव का जब भी आप पास्ट करोगे तो हैड हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? हैड। एक है सिंगल सबके साथ क्या है? एक है। अब तो बन गई सबकी। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती नहीं है इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो? हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अरे क्या कहोगे? हेल्पिंग वर्ब हाँ होती होगी तो मैं बाद में बताऊंगा जो होती होगी। इसकी भी नहीं होती है, इसकी भी नहीं होती है। ठीक है, अब बताओ अब किसकी हेल्पिंग वर्ब बची है? अगर शुरुआत से लाओ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखवा दी, प्रेजेंट परफेक्ट की लिखवा दी। पास्ट इंडेफिनिट की होती नहीं, पास्ट कंटीन्यूअस की लिखवा दी, पास्ट परफेक्ट की लिखवा दी। इनकी तो सबकी लिखी हुई ही है। अब जैसे मैंने टेंस तीसरा लास्ट में चौथा लास्ट में बनाया था, वो किससे बनाया था? तीसरे से बनाया था। तो हेल्पिंग वर्ब भी तीसरे से ही बनाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब ये है, तीसरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है, तो इसमें हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर हैव लगा तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। बात समझ में आई? ठीक है। इसकी क्या है? हैड। इसकी क्या है? हैड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। अच्छा, हम तीसरे से ही तो बना के ला रहे हैं, तो तीसरी कौन सी है? विल हैव। और कौन सी है? तो पूरी लिखो ना, विल हैव और शैल हैव। हाँ, क्या जोड़ा हमने अपने पास से? बीन जोड़ा ना सब में, तो इसमें भी बीन जोड़ दो। बीन जोड़ तो हो गई हेल्पिंग वर्ब कौन सी? विल हैव बीन और बताओ बात समझ में आई? मैंने तीसरे से ही तो चौथी चीजें बनाई, तीसरे से चौथी चीजें बनाई। हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गई। एक बार फिर से देखो, सब चीज एक बार फिर से डिवाइड करवाना चाहूंगा। कैसे? मैंने कहा कि टेंस पढ़ाई, मैंने टेंस पूछे तो कितने होते हैं? आपने कहा 3। वो आपको पता थे, बच्चों को पता था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने बीच ना घेरे उसके लिए मैंने लिखवा दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या लिखूं? है तो वो टेंस ही। ये तो टाइटल लगाना होगा, सब जाके जाति लगा दो उनकी, है नहीं? कि बर्मा लगवा दो, गंगवार लगा दो, है ना, शर्मा लगा दो। तो ऐसे टेंस ऊपर लिखा तो है टेंस, है नहीं? तो 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख दिया। मैंने कहा अगर हिंदी में तुमसे कोई पहचान पूछे तो अगर है तो वो 100% प्रेजेंट का है, था है तो वो 100% पास्ट का है, अब गा है तो वो 100% फ्यूचर का है। लेकिन अब उनके भी तो 4 होते हैं। हाँ, तो ता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वो चुका है। देखो रहा का मतलब, देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो सब में इंडेफिनिट, वो सॉरी प्रेजेंट का मतलब है, ये लिखा तो प्रेजेंट का मतलब है। तो सब में जब प्रेजेंट है तो सब में है भी आएगा। बाकी जो रहा का मतलब क्या होता है? आईएनजी। क्या होता है? आईएनजी। तो रहा वाले सब में आईएनजी में लगवा दूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, और तीसरे वाले से भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की है, वो रहा है और प्लस समय। इसकी ता था, रहा था, चुका था, रहा था प्लस इसकी खाली गा, इसकी रहा होगा, इसकी चुकेगा, और इसकी रहा होगा प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब तो किसी की नहीं बची लिखवाने को, हिंदी में पहचान किसी की बची लिखवाने को। अच्छा, अब हम वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या बताया था? सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाली एक वर्ब, थर्ड किस में लगाओगे? तो लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंबल है वर्ब की, इसमें भी वर्ब की, इसमें भी वर्ब की, और इसमें भी वर्ब की, इसमें भी क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कौन सी लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें भी कौन सी लगाओगे? वर्ब की। अभी लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, तुम गोल मत करना, लेकिन खाली समझ भी ऐसे लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लिखो अभी, क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन कर पाऊंगा ना मैं आगे। अच्छा, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये थर्ड वाले में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म।
अब इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सब में मैंने वर्ब लगवा दी, सब में मैंने वर्ब लगवा दी। अब देखो एक पॉइंट बढ़ाओ, उसमें एक पॉइंट बढ़ाओ, एक पॉइंट देखो, रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो रहा किसमें है और रहा आता किसमें? कंटिन्यूअस वाले में। मैंने कहा रहा वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और आईएनजी आता किसमें है? कंटिन्यूअस वाले में। तो कंटिन्यूअस वाले आईएनजी देख लो, देखो ये है ना, इसमें रहा आ गया, अरे कंटिन्यूअस की वजह से ही तो रहा लगा। जी सर। इसमें भी कंटिन्यूअस की वजह से रहा लगा, इसमें भी कंटिन्यूअस की वजह से रहा लगा, इसमें भी कंटिन्यूअस की वजह से रहा लगा, इसमें भी कंटिन्यूअस की वजह से रहा लगा और इसमें भी कंटिन्यूअस की वजह से क्या लगा? तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? अच्छा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। जहां जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा था वहां आईएनजी लगा दो। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे आईएनजी और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब किसकी किसकी नहीं होती है? किसकी किसकी नहीं बताई थी? ऊपर वाली की ही नहीं बताई, पहले की नहीं बताई, दूसरे की नहीं बताई, बाकी तीसरे की तो सबकी बिल से करवा तो दी थी। कोई बात नहीं, वर्ब सब में अच्छी लगेगी, वर्ब सब में। अब आप कहोगे सर अब बता दो सेकंड किस में लगेगी, सेकंड किस में लगेगी, है ना? तो ये सब बन गया, पहले ये बताओ, ये बताओ तुम्हारे नॉलेज में कोई लग रहा है कि 12 टेंस में से किसी चीज की कमी रहेगी? बताओ मुझे कोई चीज कमी रहेगी? देखो मेरी सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? क्यों लगाई? मैंने कहा रहा वाले में इनकी वही अंग्रेजी लगवा देना जो लास्ट में है ना? हाँ, तो इज आर एम और इसमें वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहा वाले फर्स्ट सब में लगती है, आईएनजी रहा के चक्कर में लगा दी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है हेल्पिंग वर्ब, पहचान चुका है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये तो लिखा था थर्ड वाला, थर्ड लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज बीन और वो तो तीसरे वाले से बनाई ना, वो तो टेंस भी तीसरे वाले से बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब भी किससे बना ली? तीसरे वाले से। हाँ, हेल्पिंग चौथे वाले सब ऊपर से ही बनाया है, जैसे हेल्पिंग वर्ब तीसरे वाले से बना ली और हिंदी पहचान किससे बना ली? दूसरे वाले से बना ली, उसमें पहचान बना ली थोड़ी आगे। ये है, तो हैज बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई और हिंदी पहचान रहा है। रहा है के साथ समय फ्री लगाया क्योंकि रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है ना। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान नहीं बताई, पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान वो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब पहचान रहा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट की हैड चुका है पहचान और वर्ब भूलना चाहिए थर्ड वाले में थर्ड। उसके बाद वर्ब की जो लास्ट वाला तो हैड बीन होगा ही, ऊपर वाले से ले ली ना, ऊपर वाले से बनाई हैड है तो हैड बीन हो गया, पहचान रहा था प्लस समय को दूसरे वाले समय लगा दिया था। हेल्पिंग वर्ब के समय बिलसल समय लगा दी थी, पहचान समय लास्ट में गागा, रहा दोनों में कर दिया, खाली चुकेगा किसमें हो जाएगा? थर्ड वाले में चुका होगा ना, चुका थर्ड वाले में होगा। बाकी पहचान हेल्पिंग वर्ब थोड़ी बढ़ा दी सकती, बिल साइड वही रही, बिल भी साइड भी इधर हो गई, बी भी जोड़ दिया ना दूसरे वाले में,
तीसरे वाले में सब में हैव जोड़ दिया और तीसरी बन गई, तीसरी पूरी उठा के यहाँ रख दी चौथे में और बीन और जोड़ दिया। बात समझ में आई? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो सेकंड वाली ही तो नहीं लगाई हो, तो मैंने सारे रूल्स लगा दिए। सेकंड वाली ये है, जब आप सीधे देखोगे तो आपकी नजर इस पे पड़ती है। जी सर। सीधे देखते हो तो इस पे पड़ती है नजर। बात समझ रहे हो? ये टेंस है। क्या है? टेंस। टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं सेंटेंस। टेंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस का मतलब वाक्य। अच्छा, तो वाक्य को हम कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य। कैसे कहते हैं? अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। पढ़ते हैं सब में? अफर्मेटिव हर काम का होना पाया जाता है। जैसे था है, वह बाजार जाता था, वह खाना खाता था, वह स्कूल में पढ़ता था, है ना? हाँ, वे बाग में टहलते थे, था है ना इसमें। तो ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव वाक्य भी तो होता है। तो नेगेटिव इसी का होता है, मतलब इसमें क्या आने लगता है? वह बाजार नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, वह खाना नहीं खाता था, वह बाग में नहीं खेलता था, नहीं आ जाएगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इन दोनों मिलाकर इनको असर्टिव कहते हैं। दोनों के लिए क्या कहते हैं? एक सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में ना भी होती है और हाँ भी होती है। हाँ, उसी के बाद तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। और एक कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव की तो पहचान खाता जैसा वाला इंसान लगा होता है। ऐसा वाला इंसान हिंदी में लगा होता है और अंग्रेजी में लगा होता है। देखो, हिंदी में तो विराम लगा होता है अफर्मेटिव असर्टिव में, और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में चाहे हिंदी में लगा दो चाहे इंग्लिश में लगा दो, दोनों में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, जब तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, जो तीन तरह के सेंटेंस के केवल इसी में होंगे या सब में होंगे? सब में होंगे। तो इस वाले सेंटेंस में वो जो तुम किसकी बात कर रहे थे, कौन सी वर्ब नहीं बताइए भी लगाना? सेकंड फॉर्म। वो केवल इस सेंटेंस, इस बात में, इस टेंस में केवल इस अफर्मेटिव वाले में सेकंड लगती है। इस अफर्मेटिव वाले में कौन सी लगती है? तो मैं कैसे कह देता है कि हेल्पिंग है कि मतलब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मैंने तो ये लिखवाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों लिखवाया? क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? एक में तो लगेगी खाली सेकंड में, एक में तो लगेगी सेकंड। तो अब मुझे तुम इतना बता दो कि सब में लगेगी फर्स्ट, थर्ड वाले में लगेगी थर्ड, सेकंड किस में लगेगी? पास्ट इंडेफिनिट। तुम ये मत कहना कि पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी, ये मत कहना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें लग जाएगी, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं लगेगी, इंट्रोगेटिव में तो नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं रेफरेंस आज भी पास्ट इंडेफिनिट में किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का। वो दो जगह रहेगी। तो अच्छा, ये फर्स्ट लगाते कि वो सेकंड से तुमने थोड़ी वैल्यू कम कर दी, सेकंड और फर्स्ट लगाने लगे तो जब भी फर्स्ट लगाओगे ना तो इनकी हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है साथ में, फिर हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है। फिर कौन सी? डिड। कौन सी? अब पहले मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो नहीं होती है, लेकिन अंदर जाके होता है। अंदर कब? जब तक अफर्मेटिव लगेगा, सेकंड फॉर्म लगाओगे अफर्मेटिव नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम फर्स्ट लगाने लगोगे तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी लगने लगेगी। कौन सी? जब उसके सबके होंगे तो इसके भी तो होंगे। कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये सेंटेंस है, ये क्या है? सेंटेंस है। ये सेंटेंस है। और जो कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई? अरे इसमें तो सब में फर्स्ट ही लगेगी, इसमें तो सब में
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं लगी कि मैंने कहा नहीं है, मैंने फर्स्ट की भी कही आदि नहीं है और सेकंड में भी कही आदि नहीं है। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कहा कि नहीं है, अब पास्ट इंडेफिनिट में भी कहा कि नहीं है। लेकिन फिर बाद में मैं कहने लगा कि जब फर्स्ट लगने लगे तो उसमें हेल्पिंग में लगा देना। कौन सी वाली? हाँ, तो इसमें भी जब इस वाली लगा देना तो इसमें डज और डू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? अब तुम कहोगे सर डज और डू, हाँ तो सिंगल के साथ डज लगा देना, प्लूरल के साथ डू। ये डू डज याद करने वाली चीज नहीं है, इसका रूल्स इतना अच्छा है कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। कैसे नहीं भूल पाओगे? एक रूल्स है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक रूल्स और है, आज तक तुमने ये पढ़ा है कि किसी चीज में अगर एस या ईएस लगाओगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कैसे? जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, हम कहेंगे मेज का बेटा मेजे बनाओ, मेजे, तो आप क्या कह देते हो? इसको एस लगा दो, ऐसे तो बहुवचन बनाया है। एक रूल्स है जो तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे माइंड में नहीं है। जस्ट इसका उल्टा वर्ब के साथ होता है। किसके साथ? अगर जो तुमने वर्ब में अगर ऐसे ये से लगाई तो वो सिंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगल। हाँ, मैं आज बता रहा हूं, जब आप कल तक याद कर पाओगे, छोटी सी बात है। सब नाउन में अगर ऐसे ये से लगाओगे तो वो बहुवचन बनेगा, वर्ब में अगर ऐसे ये से लगाओगे तो वो एक वचन बनेगी। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि बॉय मीन्स लड़का और इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एक वर्ब में लिखता हूं, रीड में आने पढ़ना, इसकी अगर एक वचन बनाओगे तो क्या हो जाएगी? उल्टा सिस्टम है। तभी क्या होता है कि सिंगल के साथ सिंगल वर्ब। जैसे बॉय अगर सिंगल है तो बॉय के साथ बॉय लड़का पढ़ता है तो बॉय के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगल लगेगी। मतलब उसके साथ एस वाली वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉय है सिंगल तो वर्ब कैसे लगेगी? नाउन जब जन्म लेता है सिंगल आता है, ऐसे लगाओगे बहुवचन बन जाएगा। वर्ब जब जन्म लेती है तो वो प्लूरल ही लेती है, ऐसे लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी? सिंगल। ये बात ध्यान रखना। जो आपने पढ़ा था कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस लगाते हैं, क्या याद करोगे इतना? सिंगल वर्ब है तो सिंगल लगाओ, सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब। अरे वो रूल्स है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब तुम्हें ये बात कौन समझाए कि बॉयज में एस लगाओगे तो वो बनेगा प्लूरल नाउन, अब अगर वर्ब में तुमने एस नहीं लगाया तो वर्ब बनेगी प्लूरल। एस लगाने से तो वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगल बन जाएगी। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। कब? डज और डू जब लगता है तो लगने लगती है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड रुको, बता, इसको मैं मिटा दूंगा। ले लो। अच्छा हाँ, वो बाहर दिखाना होगा। वो भी ले लो, वो मेरे फोन से आपको लेना पड़ेगा ना। कैमरा जीपीएस वाला तो कैमरा क्या करूँगा, रखना ही पड़ता है मुझे बाहर के लिए ना, अपनी नौकरी के लिए। वो तो पहले ही है, वो फोन करते हैं ना अधिकारी बड़े बड़े, वो गांव वाले सूचना कर देते हैं कि वो गांव को तो शहर में पढ़ाते हैं, शहर में रहते हैं, यहाँ नौकरी फ्री में चल रही मिलती है, हमें लगाओ। तो टीम आ जाती है चेकिंग करने, तो तुरंत फोटो मांगते हैं, तो उनको तुरंत फोटो चाहिए होता है, तो वो मुझे कुछ ऐसे लोकेशन वाले फोटो भेजने पड़ते हैं, टंकी वाले, तो उसका है लो फेंक देना, कोई लगा कम है। आगे देखो, हो गया? इसको मिटा दूं? आगे चल के अगर आपको, चलो मैं मानता हूँ कि अभी टाइम अगर आप दे रहे हो 1 घंटा, नौकरी में एसएससी में फॉर्म डाला तो इतनी जल्दी हार के नहीं आओगे कहीं। दूसरी बात,
कभी कभार आज के ज़माने में तो ऐसा है कि चलो खुद नहीं बन पाए, चलो बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। उनको पढ़ाने में तुम्हें पता है कितने काम में आएंगे। जब तक तुम लोगों के बच्चे होंगे तब तक हिंदी का कोई वर्ड रह जाएगा। टोटल इंग्लिश मीडियम तुम्हें ताने देंगे तुम्हारे बच्चे। वो कहेंगे कि मम्मी, वो कहेंगे पापा तुमने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारी 3rd की क्लास नहीं सॉल्व करा पा रहे, कहेंगे नहीं कहेंगे। ये आज के ज़माने में 3rd वाले के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और सुनो, पढ़ाई का इसमें इतना ज़्यादा जो अच्छी मैडम है वो कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे 30-40 हज़ार रुपये कमा रही है। सुबह पढ़ाती है 3 घंटे, 5 3 15,000 हो गए एक बच्चे को पढ़ाती है। शाम पढ़ाती है 4 घंटे, कितने हो गए 20,000 हो गए। 15 और 20 कितने हो गए 35,000। दिन में खाली है 35,000 रुपये कमा रही है, जी समझ लो। उनसे कहते हैं स्कूल में पढ़ाओ, कौन पढ़ाया स्कूल में, 5-6 हज़ार रुपये होते हैं, नहीं पढ़ाएंगे, बस योग्यता होनी चाहिए। आपको आज भी बहुत महंगे वाले कोचिंग मिल जाएंगे, लेकिन बात यह है तुम पढ़ा तो नहीं पाओगे। 6 वाले बच्चों को पढ़ा लोगे, नहीं पढ़ा पाओगे, उसको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ते हैं। उनकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सब किसमें होती है, इंग्लिश में होती है। हाँ, अब देखो मैंने आपको 10th तो पढ़ाए है ना। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी 10th को पढ़ाने के लिए हमारे पास हिंदी में पहचान होनी चाहिए, हमारे पास उसकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और हमारे पास उसकी हिंदी में क्या होनी चाहिए, हिंदी में पहचान होनी चाहिए। आज मैं सुबह एक बैच में जब मैं सुबह पढ़ाया, जो मेरा सुबह एक बैच था उसमें मैं आज पढ़ा के आया जहांगीर, मुगल काल का जो जहांगीर है उसको पढ़ा के आया पूरा। और एक बैच में आज मैं पढ़ा के आया बादक और बादल। किस क्या होता है बादल और बादल, मतलब सेनाई में बजाने वाली। हाँ, वो तो पेपर में 4-5 नंबर के आते हैं। सब में आते हैं, वन एग्जाम में सब में आते हैं, तो वो पढ़ा के आता है। कौन सितार वादक कलाकार है, कौन शहनाई वादक है, और कौन सरल वादक है, ये पूरा चैप्टर पढ़ा के आता है। मेरे फोन से खींच लो, मेरे फोन से खींच लो। अच्छा, उधर से उन्होंने कहा ये आना चाहिए। हाँ तो पीछे चले, वो अभी पीछे अच्छा ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, अब देखो, अब मैं पहला पेज दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको लिखना नहीं है, इतना अच्छा मैंने मार्कर चला ठीक है। हमारा डिजिटल बोर्ड जाना है क्लास में, यहाँ भी रखा बच्चे आगे में 5 लगवा। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। देखो अब मुझे तुम बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान बता जरा। क्यों भाई काम बंद कर लो, अब 5 मिनट बचा, 10 मिनट का बचा होगा ना। इधर देखो टाइम नहीं है, हाँ 1 घंटा हो गया ना। घंटा हो गया। हाँ क्लास 1.5 घंटे की होती है ना, 1 घंटा हो गया सर, 1 घंटा बस 20-25 मिनट बचे, 5-6 मिनट पहले बंद कर दूंगा। देखो हिंदी में पहचान। अब मुझे बताओ हिंदी में पहचान जो है वो कौन सी बताई थी मैंने, कौन सी बताई है। इसके हम 4-5 सेंटेंस लिख रहे हैं, 4-5 सेंटेंस। इधर देखो, जैसे बहे बाजार जाता है, बहे बाजार जाता है। सर जी आपने कहा था कि लास्ट में ता है आना चाहिए, तो बताओ इसका है कि नहीं। जी सर। अब देखो अगर बहुत लोग होंगे तो वे मैदान में खेलते हैं,
वे मैदान में खेलते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको ता है, यहाँ पर आ गया क्या प्रश्न के साथ तो चेंज हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? थे तो नहीं दे दिया मैंने। हाँ आगे देखो, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ। अब देखो तो है भी आ सकता है आ सकता है, हूँ पढ़ता हूँ, पढ़ता अगर रहा आ गया वो तो गलत हो जाता ना, ताहू आएगा ना, ता जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक और होगा। हाँ तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो, जाते हो, जाते हो, क्या आ गया इसमें? ते हो आ गया। पढ़ाया मैंने ता है, लेकिन ते हैं ताहू ते हो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा, ये हमारे सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस हमारे हैं कैसे? अफर्मेटिव है। कैसे? अरे अफर्मेटिव वही तो होते हैं जो किसी चीज के होने की सूचना देते हैं। अच्छा, और इसमें मैंने कौन से बताए थे? इसमें नेगेटिव बताए थे। क्या बताए थे? नेगेटिव बताए थे। तो नेगेटिव में जे तो निर्भर को दूसरा कैसे रहा हूं, जैसे सीमा है ना, जैसे सीमा विद्यालय जाती है, नहीं लगा दिया, क्या लगा दिया? नहीं। अब देखो टेंस तो वही रहा, ती है, टेंस तो कौन सा रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेंटेंस रहा, सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो इसमें मैं एक ही लिख रहा हूं, ये तो पहला था इसलिए मैंने सब में को लिख दिया ना, ते है। जैसे ये लिखो, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। आप यकीन नहीं मान सकते हो, मैं तुम्हें सीधा पेपर में ले जाऊंगा, यहाँ के बाद सीधा पेपर में ले जाऊंगा, एक भी वर्ड हिंदी का नहीं होगा, टोटल उसमें इंग्लिश होगी, लेकिन बेस यहाँ से, यहीं से तो जाओगे तुम। हाँ, गीत में जब हम किसी चीज का बैच शुरू करते हैं तो खासकर मिल आता है, जैसे लड़कियां आई, टीचर आया कि किसी चीज में 20% की वृद्धि करने से वो 350 हो जाता है, एक्चुअली बताओ। तो अगर 20% की वैल्यू बराबर 1/5 और 1/5 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू बताओ। उसने आंसर बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब वो लड़कियां बैठी उनको पता ही नहीं, वो लड़कियां बैठी उनको पता ही नहीं है, वो देख रही है सबका चेहरा, मन में सोच रही है मैथ वाला मास्टर कितना तेज है। मुझे बहुत गुस्सा आती है कि बताओ अपना काम चल करके जा रहा है, बच्चों को कुछ सिखाई नहीं है नहीं। यकीन मानो मैं इस बात का चैलेंज ले सकता हूँ कि अभी 6 क्लास के मैथ का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तुम लोगों पे नहीं होगा। बताऊँ कैसे? अभी बच्चे बहुत कम होते जा रहे क्लास में, लड़कियाँ रुकी, मैंने सीधे बताया, मैंने कहा उनको आता ही नहीं है। तुम कहते हो, वो ऐसे कहते हो कि 2x + 3 = 16, फिर कहते हो 2x = 16 - 3। अरे उन लड़कियों को नहीं पता कि इधर 16 थे, तुम 3 उधर क्यों लेकर चले गए? तुम लेके क्यों गए उधर 3? हमारे दिमाग में तो वहाँ तो तुम करते, वहाँ तो सर नहीं बैठे होगे, हम जब घर पे करने बैठेंगे तब तो सर नहीं होगे तुम। हमारे मेट में कैसे आए कि हम उधर ले जाए, हम उधर ले आएंगे। तो मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि बेटा जब कोई चीज को निकालना होता है तो उसको अपनी तरफ रखो और बाकी चीजों को उधर रख दो। कोई चीज गुणा में होगी तो भाग में आएगी, भाग में तो गुणा में आएगी, जोड़ में तो घटा में आएगी, घटा में तो भाग में आएगी। उनको सिखाता हूँ। तो मैंने सोचा नहीं जो सीख पाएंगे। यकीन मानो आप मेरी, मैं छुट्टी के बाद, अभी मेरा 1 बजे बैच छूटता था, आज नहीं पढ़ाया, आज यहाँ क्लास थी, 1 बजे निकलना पड़ा। करीब 25 लड़कियाँ बैठती हैं उसमें, टोटल ही होंगी। और धीरे धीरे 2-4 महीनों पहले दिन ये समझ में छठे का गणित पढ़ूंगी, मेरी इंसाइट हुई। और मैंने कहा किसी को नहीं बताऊंगा मैं कि मैं छठे का मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उनको जब पढ़ाना शुरू किया, ऐसी चीज़ें मैंने सिखाई, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल वो लड़कियाँ 8 दिन में करने लगी ना। और फिर आ गया मैंने, तो फिर
एक लड़की बोली सर वो एक लड़की लाइब्रेरी नीचे हमारी लाइब्रेरी में है, तो वो लाइब्रेरी की आगे बोली नंबर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा। तो वो लड़की बोली सर इसको मत बताना कि छठे का मैथ पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। नहीं बताऊँगा। अब सवाल उसके सामने लिखा है, तो मैंने कहा इससे करवाओ ना, कर ही नहीं पाई, वो नहीं कर पाई। तगड़े तगड़े सवाल है, 6, 7, 8 यहीं से तो सवाल बन रहे हैं। सब रेलवे में, एसएससी में, सब टोटल वही सवाल है। नंबर तक चेंज नहीं है, नंबर तक चेंज नहीं है। और क्या वो चीज़ है, तो वो चीज़ मैं सिखाता हूँ, अब वो करने लगी है। क्या मतलब है इसका? जड़ जब मजबूत होगी तब सब। कितने टीचर ऐसे पढ़ा के चले जाएंगे तुमसे। अभी मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अभी मैं तुम्हारा पूरा हो गया ना। हालांकि जो मनोज सर आते थे यहाँ पढ़ाने, वो इतने टीचर आए थे, सबसे माइंडेड थे वो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी नहीं घर पे पढ़ते हैं, लेकिन मैथ का कोई सवाल उनसे बचता नहीं है। कारण पता क्या है कि वो भी 6 से 8 का ही मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को पहले, इसलिए वो होशियार है। उसी से तुम ट्रिक बना सकते हो। तो ये नेगेटिव हो गया। अब कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 2 तरह के सवाल होते हैं। इंट्रोगेटिव में कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक क्या शुरू में जाता है, जी सर, तो 2 तरह के होते हैं। क्या बाजार जाता है ना, दिन स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं। ये निशान लगा होगा, ये वाला ना। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, एक मैं ऐसे दिखाता हूँ, जिसमें क्या शुरू में है उसमें क्या की अंग्रेजी लगाना ही मत। जिसमें क्या शुरू में है उसमें क्या की अंग्रेजी, और जिसमें बीच में आ जाए उसकी लगाना। और जब लगाने बैठना तो सबसे पहले लगाना। फिर यही तो रूल है कि जिसमें क्या शुरू में आए उसमें क्या की अंग्रेजी लगानी नहीं है, लगानी नहीं है। और जिसमें क्या अगर बीच में आ जाए तो लगानी है, और फिर लगानी है सबसे पहले। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस हो गए तीनों। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? सर जी आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, हाँ, तो मैंने इसके लिए कहा था, मैंने इसके लिए कहा था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब, बाद में कह दिया था आपने कि हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगी, लेकिन तो आपने क्या कहा था कि डज लगेगी और क्या लगेगी, डू। इसमें भी आपने क्या कहा था कि डज लगेगी और क्या लगेगी। अच्छा सर, वर्ब बताओ, वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म। और तो आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, तो बस यही तो है, यही है ना। अब आप इन सेंटेंसों को क्या घर पे बना के ला सकते हो? अगर नहीं बना के ला सकते तो मैं तुम्हें सीक्वेंस बना देता हूँ। एक ही सूत्र बनाऊंगा, देखो। हम इसमें लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, इसमें पहले क्या लिखा करेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे ना। फिर लिखेंगे वर्ब, और फिर लिखेंगे क्या, और फिर बचा हुआ जो भी हो कॉम्प्लीमेंट, है ना। बचा हुआ जो भी हो कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सर जी तुमने कहा था हेल्पिंग वर्ब है, हाँ तो नहीं है, जो चीज नहीं है उसको आगे बढ़ जाओ ना, केवल तो यही रहेगा। वेरी गुड। नेगेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देना, बाकी सेम पूरा वैसे। अब आप कहोगे सर जी ये नहीं बता रहे हो कि वर्ब कौन से लगा, अरे तो वर्ब पहले ही बता चुका हूं, वर्ब पहले लगा चुका हूं, उसमें क्या लगाऊं, सूत्र तो बदल जाएंगे, फिर 10 सूत्र लिखवाता हूं, एक ही सूत्र है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगने लगेगी, क्या लगने लगेगी, सब्जेक्ट बाद में। अब बाकी नाट है तो लगा तो नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने तो वो वही रहेगा जहाँ पे है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रह जाए उसको बाद में लगा देना, और बाद में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर ये क्या वाला तुमने कहा था कि वो तो बीच में, इसमें क्या आ गया और तुमने हेल्पिंग वर्ब क्या में क्या वाले क्या केंद्र लगा दे रहे हो, तो मैंने कहा लगेगी नहीं इसमें। अच्छा, अगर ये वाला सेंटेंस आ जाए, ये वाला, तो ये वाले के लिए यही है कि लगाइए, बस शुरुआत में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बात समझ में आई? तो यही रूल्स रखना, और बाकी इसके लिए वो वाला रूल्स याद रखना। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक बार फिर से समझो,
जे एक वचन है या बहुवचन? कौन सा है? अच्छा, अब मुझे बताओ जे एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। वर्ब है तो कैसी है? तो जे भी बहुवचन जे भी बहुवचन, तो इसका मेल हो गया बस। तो बॉय के साथ रीड लगेगी, रीड से नहीं लगेगी। तुम अपना दिमाग लगाओगे कि इसमें ऐसा अच्छा लग रहा है तो इसमें भी ऐसा अच्छा लग रहा है, तो होगा भी। क्योंकि ये नाउन है, ये वर्ब है। नाउन में एस लगता है और वर्ब में एस लगेगा तो वो फिर सिंगुलर बन जाएगी। अब तुम सवाल ये कर लेना, है ना। अच्छा, अब एक मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। कौन सी प्रॉब्लम? देखो, लड़के पता क्या करते थे? ही मार्केट, देखो हमारा क्रम ये नहीं है, हमारा क्रम ये, हमारा क्रम ये है। तो इससे बनाओ। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला व्यक्ति कौन। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो कौन है? ही। तो ये लगा दिया। आगे बढ़ो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है क्या उसमें? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो छोड़ो, आगे बढ़ो। अब क्या लगानी है? वर्ब का मतलब काम। क्या लगानी है? वो पहचान से पहले मिलती है, पहचान से पहले मिलती है, पहचान में जुड़ी हुई मिलती है। पहचान है ज्यादा, ता है तो क्या है? ज्यादा। तो हमने क्या लगा दिया? वो। क्या लगा दिया? अच्छा, अब है कि वही तो बनेगी नहीं। इज रहा दोगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है भाई। इज केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, और किसी भी सेंटेंस में इज लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, लगाना ही मत। केवल इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है। बिल शायद कहीं 12 सेंटेंस में से कहीं भी लगा दिया गलत हो जाएगा। केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है तो वही लगाओगे इज। अच्छा लगता है इज आ रहा है, जैसे कितनी जगह लगता हो? कहीं लगता, केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगता है, तो इसमें इज तो लगेगा नहीं। अब बाजार जाता है ना, तो टू मार्केट, टू क्यों लगा दिया? इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, प्रोपोजिशन से रिलेशन बताने के लिए ना। जाता है कहाँ को जाता है? मार्केट को। इसके लिए बीच में रिलेशन जब होता है तो टू लग जाता है। वो आप पढ़ोगे प्रोपोजिशन में, पेपर में आता है तुम्हारे, कहाँ पे टू लगता है, कहाँ पे एट लगता है, कहाँ पे डार्क इन लगता है, कहाँ पे अंडर लगता है, कहाँ पे एवं लगता है, कहाँ पे ओवर लगता है। ये सब सीखोगे आप। इनटू कहाँ लगता है, विद कहाँ लगता है, प्रोपोजिशन होता है। हाँ, अब ये बन गया। अब हम एक चीज बना लें, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, या तो हेल्पिंग वर्ब होती तो सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सिंगल सब्जेक्ट का सिंगल वर्ब से वाला रूल्स लगाओ। मुझे बताओ, ही सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। देखो सिंगुलर प्लूरल तो याद करना। ही सिंगुलर है ना, सी सिंगुलर, आई सिंगुलर। आई तो अब बाद में है, बताएंगे। बाकी बे क्या हुआ? हम क्या हुआ? लोग क्या हुआ? बच्चे क्या हुआ? ये ध्यान रखना, इसमें तो आता होगा। तो ये सिंगुलर है ना, तो वर्ब की हमारी कैसी होती? और सिंगुलर वर्ब कब होगी? जब हम उसमें ऐसे ऐसे लगाओ। तो ये वो में हम ऐसे लगा दें, लेकिन यार ऐसे किसी में ओ लास्ट में होता है तो ईएस लगता है, किसी में ओ लास्ट में होता है तो क्या लगता है? ईएस लगता है ना। तो इसमें क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे। सर जी आप तो गलत कह रहे हो, इसमें ओ लास्ट में होता है तो हम तो खाली ऐसा लगाते हैं फोटोज में, है कि नहीं? ऐसा है, एक दो अपवाद है, एक दो अपवाद है। आप कहोगे सब में ओ लगा, ओ वाले में सब में क्या लगता है? अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में, और नाउन में अगर ऐसा लगाना, मतलब ओ वाले में लगाना है तो प्लूरल में लगा ईएस लगा के। लेकिन फोटो वर्ड एक ऐसा है उसमें ईएस ना लगा के खाली क्या लगता है? और ये वर्ड तुम्हारे नाउन में पूछेगा उसमें, हाँ, कि कौन सा वर्ड सही है। मतलब पूछा गया था कि ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल, ऑक्सेस, ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्सीन, ये पूछा गया था कि ऑक्स का प्लूरल बताओ कौन सा होगा। बताओ, ये पेपर में आया हुआ है ऑक्सेस, ये नहीं है, अपवाद वाला है। ये कैसा है? ये प्लूरल होता है, होता है ऑक्स वाले में ईएन लगाते हैं, ऑक्स वाले में क्या लगाते हैं? एक और वर्ड है फिश,
FIFS फेस, इसका प्लूरल बताओ। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। फिश में कभी भी ES नहीं लगता, कभी भी S नहीं लगता, है नहीं है? यही SSC पूछती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले सिंपल रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो स्पेशल रूल्स बाद में सीख पाओगे। कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप लास्ट में मन कर जाओ, 2 दिन पढ़ जाओगे तब नौकरी में लग जाओगे। इतनी कम अंग्रेजी है। अरे अंग्रेजी ही तो एक ऐसी है जिसका 20 साल बाद भी कोई रूल्स नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो कैसे उसमें नहीं? तुमने देखा होगा लड़के अपने कहना अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो वो नौकरी लगेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले लड़के जो होते हैं, कोई मतलब CPO बन रहा है, कोई CGL का अधिकारी बन रहा है, कोई MDS बन रहा है, कोई बैंक में लग रहा है। बैंक में भी तो अंग्रेजी आती है। बैंक में तुमने देखोगे सभी लड़के इंग्लिश मीडियम वाले नहीं होते हैं। सर शहरी क्षेत्र में की जो बैंक है उनमें आती है अंग्रेजी, और जो ग्रामीण बैंक होती है उनमें नहीं आती। बेटा उसमें भी अब अंग्रेजी आने लगी है। सर हिंदी पे दी होती है नहीं, सब्जेक्ट के साथ। मैं कह रहा हूँ ये चीज IBPS कराती है, IBPS करवाती है बेटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसमें इंग्लिश कंपलसरी है सेकंड पेपर में। हाँ, कंप्यूटर भी है उसमें, करंट अफेयर्स भी है उसमें 3 महीने की, लास्ट 3 महीने की। हम तो पूरा पढ़ाते हैं ना, हम तो पूरा सिलेबस के अनुसार से पूरा सब बना रखा है। हमारा तो काम ही ये पूरे दिन पढ़ाई के साथ रहना, और कोई काम ही नहीं है। तो इंग्लिश आती है उसमें। पहले रेलवे में आती थी हिंदी, अब हिंदी आती है रेलवे में? नहीं आती है। लेकिन SSC एक ऐसा है कि वो हमेशा से अंग्रेजी पूछती चली है, ये समझ लो। अरे आगे काम नहीं कहीं ना कहीं, मैं तुम्हें सब सिखा के चला जाऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई? आप ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, है नहीं है? और मुझे लगता है ये देखो, और बात होता है, आपने जब हाई स्कूल इंटर किया होगा तब भी आपको 2 ही सेंटेंस बड़े डिस्टर्ब किए होंगे, प्रेजेंट का पहला और पास्ट का पहला, जिनकी वो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव की नहीं है और नेगेटिव की है ना? देखो बताए, पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आते थे, तो जैसे यू आर अ टीचर ऐसे था, तो सर बना दे, तो हम कहते यार नेगेटिव बनाना क्या दिक्कत है, इसमें नाम लगा दिया, समय नाठी तो लगाना है। अब वहां आगे आइए, ही रीड्स अ बुक, तो इसमें कौन सी बात है? ही नॉट लगा दिया, रीड्स अ बुक, तभी वो सेंटेंस गलत हो जाता था, क्योंकि पेपर में देता ही वो 2 वाले थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ता है। तो वो कहते थे सर ऐसा है, ये अफर्मेटिव का है, जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हें अपने पास से लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगानी पड़ेगी, तब अब वो ऐसा वाला सिस्टम अब हटा दो, है ना, तब बनेगा ये नेगेटिव। तो हम कहते सर से 10 तुमने कहां से लगा दिया, तो वो कहते हैं तुमने पास से लगाया। पूछते थे क्यों लगाया, तो कहते वो एक रूल्स है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नेगेटिव में लगने लगती है। समझ रहे हो? ये चीज है। और मैंने आज तुम्हें 10 सिखाए। कल मेरा एक एग्जाम है, KVS का, केंद्रीय विद्यालय का जो एक टीचर होता है उसका एग्जाम है मेरा कल। तो कल तो मैं आऊँगा नहीं, बाकी परसों आऊँगा। तो मैं ये सेंटेंस एक बार 5 मिनट तुमसे सुनूंगा, सबकी हेल्पिंग वर्ब पहचान, उसके बाद तुरंत देर ना करते हुए सीधा मैं तुम्हें सिलेबस पे ले आऊँगा कि पेपर में सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है? और मैं सेम टू सेम, आप अपने पास से कोई टेंस के कोई पेपर ले आना, मैं उसमें तुम्हारे अनुसार करके दिखाऊंगा और तुम खुद करना सीख जाओगे, ठीक है? 30 दिन मेरे साथ बने रहोगे, 30 दिन में मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा के चला जाऊँगा। वो अंग्रेजी आपको काम देगी कहीं ना कहीं, है नहीं है? आप कहीं पेपर देने जाओगे तो काम देगी, और पेपर नहीं देने जाओगे, किसी को पढ़ाओगे तब काम देगी, या फिर मतलब बच्चों को पढ़ाओगे तब काम देगी। और इंग्लिश तो ऐसी है कि आगे आने वाले समय में हम कहीं घूमने जाते हैं तो बिना इंग्लिश के काम ही नहीं है नहीं है? जैसे आप कह रहे हो कि थाईलैंड जाएंगे या दुबई जाएंगे, तो अगर आपकी भाषा मैच नहीं हो रही है तो आप इंग्लिश में बोलने लगते हो तो भाषा मैच हो जाती है नहीं? ये चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले लड़के इंग्लिश से ही तो आगे जीत रहा है, बताओ। सब बच्चे देखो नई उम्र के लड़के 80-90 हज़ार सैलरी मैनेजर बने हुए इंग्लिश के दम पर, वरना हिंदी में तुम उनसे कमजोर नहीं,
मैथ में तुम उनसे कमजोर नहीं हिंदी हो। उन्हें नहीं आती सर यार। हाँ? हिंदी उन्हें नहीं आती यार। जरूरत ही नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? ये चीज है। हो गया, बंद हो गया। ठीक है, फोटो सब हो गए हैं। जी सर फोटो आपने जो कर दिया साइड करने का फोटो खींच लेंगे। एक बात आप मुझे ये बताओ, कर लीजिए।